अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद अयूब और आज हम हैं जवाद हफीज़ साहब के साथ। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्टॉक मार्केट में ही उन पैसों को इन्वेस्ट क्यों करें, आप कोई दूसरा बिज़नेस क्यों नहीं शुरू कर सकते और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए जवाद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या टॉपिक तो आज आपके खिलाफ है थोड़ा। हाँ सर, बात ये है कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है। मज़ा ही वो उसमें है ना, वो बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। चले देखते हैं आज। बिल्कुल देखें सर, आप कैसे डिफेंड करते हैं। मैं सर एक इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर, हम किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर की बात नहीं करते। हम कोई जिसके पास 2-3 लाख 4-5 लाख रुपए तक है, वो कहीं छोटा बिजनेस करना चाह रहा है तो वो कहीं बर्गर की रेडी लगा सकता है, कुछ इस तरह के काम, शवारमा कर सकता है, दही बल्ले लगा सकता है। बिल्कुल सही। तो आप जबकि कहते हैं कि वो इसकी बजाय स्टॉक मार्केट में आ जाए तो क्यों? पहले तो आपका जो सवाल है उसको भी थोड़ा सा क्लियर करूंगा और फिर हम सिर्फ बर्गर वाले की ही क्यों मिसाल आपको नहीं, हम 5 लाख वाले की बात भी करेंगे, 50 लाख वाले की वाली भी बात करेंगे और 5 करोड़ वाले की भी बात करेंगे। इंशाल्लाह तीनों लेवलों पर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर ऐसे होगा ना कि हमने एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, हम हर तीनों को करें। हाँ जी। देखिए मैं, और उसके अलावा मैं आपको अपनी ज़िंदगी की मिसाल भी दूंगा, जो मैंने, वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप दूसरों को कहते हैं वो खुद भी तो ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। बिल्कुल। पता नहीं आपके इल्म में या नहीं, आपके इल्म में है कि मैंने कन्वेंशनल बिजनेस भी बहुत उसी तौर पे किया और 14 साल तकरीबन मैंने इंडस्ट्री चलाई है। जी बिल्कुल पता। और फिर मैं इंडस्ट्री से शिफ्ट होके इससे ही इंडस्ट्री की तरफ गया था और फिर मैं वापस अपना सरमाया जो है इंडस्ट्री से स्टॉक मार्केट में क्यों ले गया, उसकी क्या वजूहत थी, वो आपके सवाल से आज रिलेटेड है। हाँ, तो हम वो इसको बड़ी डिटेल में इसका जवाब देंगे आपको। तो आपकी स्टोरी भी फिर सुनेंगे ना? जरूर सुनाएंगे सर, क्यों नहीं सुनाएंगे। आप आपके पास आए हैं, चले तो आप जो पूछेंगे आपको सब कुछ बताएंगे। अच्छा, पहले सर देखें, स्टॉक मार्केट को मैं हमेशा लोगों को एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये भी बिज़नेस ही है। अक्सर लोग इसको बिज़नेस समझते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि जिस चीज़ में आपको 9 से 5 या 7 से 7 काम करना पड़े वो बिज़नेस होता है। मसलन एक दुकान को, लोग दुकान को सिर्फ बिज़नेस समझते हैं। जो मेरी समझ में बात आई है, अभी रिसेंटली मैं बिज़नेस की एक बुक पढ़ रहा था। वैसे तो बहुत सी किताबों में ये जुमला है, पर्सनल MBA जॉश कॉफमैन की किताब है। वो बहुत ये मज़े की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब है। बिल्कुल। उसमें वो लिखा हुआ था कि अगर आपके गए बगैर आपका बिज़नेस नहीं चलता तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे, आप जॉब कर रहे हैं। ज़रा मेरी बात को मैं उसकी वजाहत कर दूं कि जैसे ये चैनल है हमारा रहबर, अगर जिस दिन आप छुट्टी करते हैं और उस दिन चैनल भी छुट्टी करता है, वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकती, तो ये जॉब है सर जी, ये बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस एक सिस्टम का नाम होता है जो आपकी एब्सेंस में भी चलता रहे। आप उसे थोड़ा सा टाइम ऑफ भी ले लें, हफ्ते के लिए बाहर गए हैं तब भी रिकॉर्डिंग का शेड्यूल बना हो, कैमरे वाले कैमरे चला रहे हों, लाइटें इसी तरह चल रही हों, इसी तरह शूटिंग हो रही हो, इसी तरह रिकॉर्डिंग हो रही हो, ये बिज़नेस है। अदरवाइज इट्स अ जॉब। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इससे आप एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं। अब कन्वेंशनल बिज़नेस, आपने कहा कि जी बंदा जो है वो दही बल्ले की रेडी क्यों ना लगा ले, बंदा शवारमा क्यों ना लगा ले, या जो है बंदा बर्गर क्यों ना लगा ले। अब मैं उसको बिज़नेस नहीं मानता, मैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयड मान लेता हूँ, मैं उसे जॉब मान लेता हूँ। फ्रीलांसर कह लेते हैं। फ्रीलांसर कह लें, वो भी जॉब है। आप काम करेंगे तो पैसे आएंगे, आप काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। स्टॉक मार्केट जो है ना, इसके अंदर जो ब्यूटी है, जो लग्जरी है, जो मुझे अच्छी लगती है, अगर आप इसके पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरीके से प्लेस करनी है स्ट्रेटजिकली, कि आपको एक रीज़नेबल रिटर्न्स आएँ, आपका सर्वाइवल रहे लॉन्ग टर्म, तो आप इसमें आप 1 महीने की छुट्टी ले लें, 1 हफ्ते की छुट्टी ले लें और बाद सूरतों में 1 साल की छुट्टी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये काम करने के लिए सिर्फ एक, आज के दौर में एक मोबाइल टेलीफोन की ज़रूरत रह गई और एक इंटरनेट कनेक्शन की। मोबाइल कह लें, टैब कह लें, लैपटॉप कह लें, जौन सी गैजेट आपको कंफर्टेबल कह लें या आपको पसंद आती है या आप वो ख़रीद सकते हैं। यानी 30,000 रुपये में मेरा ख्याल है इनमें से हर एक चीज़ मिल जाती है एक सस्ते मॉडल। तो हमारा IT वाला ही काम है ना कि आपका IT वाला जहाँ से मर्जी करें, जहाँ से मर्जी। लेकिन आपके IT वाले काम में भी बातें हैं।
आपके आईटी वाले में काम में ये है कि अगर आप जो टाइम के ऊपर चीज़ सबमिट नहीं कराते अपना प्रोजेक्ट क्लाइंट को, तो क्लाइंट आपका भाग जाएगा। अगर आप उसमें बग्स आ जाते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप अगर बग्स नहीं निकालते तो क्लाइंट भाग जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी कोटेशन देते हैं तो भी क्लाइंट भाग जाएगा। थोड़ी कोटेशन देंगे और आपके नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा लग गए तो आपको लॉस हो जाएगा, आपका वाइप आउट हो जाएगा। अब देखिए, इसकी मैं मिसालें आपको कन्वेंशनल बिजनेस के साथ देता हूँ। फैसलाबाद से शुरू करता हूँ, लूमो के काम से। ये समा टीवी की एक रिपोर्ट में एक बार टीवी पे बैठा हुआ देख रहा था कि ये लूमें जो हमारी पाकिस्तानी लूम जो है वो तकरीबन गालबन 1 लाख रुपए की एक लूम लग जाती थी, और वो ज़्यादातर लोगों ने किराए की जगहों पर लगाई हुई थी। लूमें जो है ना, ये पावर लूम्स होती हैं, देसी लोकल मेड इन फैसलाबाद। ये लूमें जो हैं बिजली के बहरान की वजह से और गैस का बहरान भी, वो ज़रा कपड़े डाइंग में भी जाना होता है तो वो आपकी घट जाती हैं ऑर्डर्स। उसकी वजह से लूमें जो हैं ये बंद होनी शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे छोटा जो बिजनेसमैन होता है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, नफ़ा खर्चा, यानी वो एक पर मीटर उन्हें पेमेंट हो रही होती है, उस हिसाब से वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, थिन मार्जिन होती हैं। जब ज़रा सी बिज़नेस में फ्लक्चुएशन आई तो वो बंद हो गई। अब वो थी किराए की जगह पे। तो जो मालिक थे गुनाउन के, उन्होंने कहा भाई यहाँ किराया तो जगह खाली करो। तो शुरू में तो कबाड़ियों ने ख़रीदा, ये पूरी एक रिपोर्ट थी समा टीवी के ऊपर। उसके बाद उनकी मशीनें उठाकर वो फुटपाथों के ऊपर रख दी, जो कि कबाड़िए एक तो होता है ना लोया तोल के, वो उन्होंने बेची। तो आप ज़रा उनके नुकसान का अंदाज़ा लगाएं। इस कारोबार में मैं इसको स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करके आपको देता हूँ। आपको लिबर्टी है, आपको लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर का स्कोप अच्छा है, आप सीमेंट में चले जाते हैं। आपको अगले दिन लगता है कि सीमेंट में कुछ हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं, आप उसको फर्टिलाइज़र में अपने पैसे को डाल लेते हैं। आपको पता चलता है यार ऑटोमोबाइल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी निकली। ओनली इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग पर्सन, अगर आपने जेन की को तवाना रखा हुआ है, आप नॉलेज अपडेटेड है, फिर यहाँ प्लस है, इंफॉर्मेशन अपडेट है। इन्फॉर्मेशन इस मैं वर्किंग कहूँगा। इन्फॉर्मेशन तो देखिए, अब आज के दौर में इन्फॉर्मेशन तो ओपन है, इंटरनेट जब का आ गया हुआ है, मगर जो उसके साथ रिलेटेड है ढूंढता है। अगर देखिए आप अपने काम पर तवज्जो ही नहीं देंगे तो परचून की दुकान भी आपकी लूटी जाएगी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरे बिजनेसेस में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती है ना आपकी, वो होती है स्लो ब्लीडिंग से। मसलन मैंने अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो जनरल स्टोर खोल लेते हैं या कोई इस तरह का काम करते हैं, अपनी तरफ से समझते हैं कि बड़ा सेफ काम है। अब अगर वो अपने कैपिटल से ले रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं, अगर वो स्टाफ नहीं रखते तो क्लाइंट भाग जाता है, स्टाफ रखते हैं तो पल्ले से पैसे पड़ते हैं। कितनी देर वो पल्ले से बिजली का बिल देंगे? पल्ले अगर प्राइसेस बढ़ाते हैं तो लोग उनके कंपटीटर के पास चले जाते हैं। ग्रोसरी स्टोर जो बड़ा है, जिसकी टर्नओवर ज़्यादा है, वो अपने कस्टमर को, क्लाइंट को डिस्काउंट भी देता है, साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट देता है, एयर कंडीशनिंग देता है। हर रैक के आगे आप बलफता चले जाएँ, किसी एक सेल्स गर्ल खड़ी है, वो अपनी पूरी तफसील देती है आपको प्रोडक्ट की। अब जो छोटे स्टोर वाले हैं वो वाइप आउट हो जाती हैं लॉसेस कर करके। क्या आप इस पर एग्री नहीं करते मेरी इस बात से? नहीं, एग्री करते। तो फिर कन्वेंशनल बिजनेस इसमें एक और चीज़ बताए ना कि अगर एक बंदा कन्वेंशनल बिजनेस जो भी कर रहा है, तो या स्टॉक मार्केट में अगर सपोज करते हैं वो इन्वेस्ट करता है, तो उस कंपनी, जिस कंपनी के उसने शेयर्स बाय किए हुए हैं जी, वो किसी वजह से लॉस में जाती है, जो कि उसकी कोई रीज़न नहीं है जी, ही इज़ नॉट द रीज़न जी, मगर उसकी वजह से उसको नुकसान होता है। और अगर बिज़नेस वो खुद कर रहा है, वो काम खुद कर रहा है, उसने सब कुछ अच्छा या बुरा जो भी किया था वो खुद अपने हाथों से किया होता है जी, तो भागदौड़ उसके अपने हाथ में नहीं है अपने बिजनेस की, अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने की, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की, अपनी इनकम को बहुत ज़्यादा करने की। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, हमारे मुल्क में जुम्बिश कलम से जो एक फ़ैसला होता है ना, वो ओवरनाइट बिजनेसेस को ताले लगा देता है। मसलन आप देखें, एक दौर था सीएनजी के पंप थे, हर बंदा सीएनजी कर रहा था, बाहर से फुट पे पंप। हाँ जी, अब वो पंप जो है वो क्वार्टर कीमत के ऊपर लोगों ने उखाड़ कर उसको, मलेशिया पता नहीं है कि कौन सी जगह मशीनें उसकी अब जा रही हैं, वो जो गैस स्टेशन से नया लग कोई नहीं रहा। ऑफ सीज़न में सारा वक्त गैस बंद होती है, गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं। अच्छा, इसी तरह मैंने जैसा जुम्बिश कलम से आपको कहा है, कारोबार जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का जापानीज़ बिज़नेस था, 1 मिनट पे इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, कारोबार बंद हो गया। कईयों की गाड़ियां दरमियान में फंस गई, पैसे गए हुए थे, ना वो क्लियर कराने के काबिल हैं, ना वो छोड़ने के काबिल हैं। अच्छा, मुझे बताएं, लोग कहते हैं जी खाने पीने के बिज़नेस में कभी नुकसान नहीं होता, ये बड़ी एक। अब ऐसा करें, आप MM आलम रोड का ना सर्वे करें, आपके पास तो माशाल्लाह कैमरा है,
आप हर 6 महीने बाद ना ज़रा एक वीडियो गाड़ी में बैठ के बनाया करें। 20% रेस्टोरेंट बंद हो चुके होते हैं, चेंज हो रहे हैं। कुछ तो हैं जो चल रहे हैं, वो बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? वो किराया ही अफोर्ड नहीं होता। इसको छोड़ दें, मैं आपको मिठाई, एक हमारा कल्चर एक ऐसा है, हर खुशी गमी के दौर पे लोग मिठाई खाते हैं, हर मौके के ऊपर मिठाई चलती है। निराला स्वीट कितना बड़ा नाम था, आज कहाँ है? उसको तो मैं कहूँगा उन्होंने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया नोकिया की तरह। देखिए, मैं वही बात आपको बताने की जो मैं जो पॉइंट दे रहा हूँ, इसमें भी मैं ये नहीं आपको कह रहा कि स्टॉक मार्केट में मैं को हरा कह रहा हूँ कि जी यहाँ लॉसेस, यहाँ भी लॉसेस हैं। अगर आपके फैसले गलत होंगे, अगर आप सही टाइम पे सही फैसला नहीं कर पाएंगे, यहाँ आप भेड़ चाल करेंगे, तो इसमें भी लॉसेस हैं। इधर भी लोग बिल्कुल ज़ीरो होके माइनस होके जाते हैं। बात देखें, जो मैं पॉइंट साबित करना चाह रहा था, इट इज़ नॉट डिफरेंट देन द कन्वेंशनल बिजनेस, इट इज़ अ बिजनेस। ओके, अच्छा, इसमें ये बताइए कि दोनों केसेस में आपको रिस्क किस में ज़्यादा नजर आता है? आपने दोनों बिजनेस किए हैं जी, आपको रिस्क किस में, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा नजर आता है? दूसरी बड़ी मज़े की आपको एक बात बताता हूँ, फिर मैं अपने बिज़नेस का तजुर्बा भी आपसे शेयर करूँगा। एक बार कहीं बैठे मैं बात कर रहा था फैमिली में कि हमारा कारोबार बड़ा ख़तरे वाला है। तो मेरी मिसेज़ ने, खातून, शी इज़ अ हाउस वाइफ, ऑल्दो शी इन्वेस्ट, अपने जो सेविंग्स है वो भी इन्वेस्ट करती है, उसका भी एक पोर्टफोलियो है। तो मुझे कहती है कि जी आपका तो बिज़नेस बहुत बेहतर है दूसरे बिजनेस में। मैंने कहा जी वो किस तरह? जैसे वो मियाँ बीवी में नोक-झोंक हो जाती। उसने कहा जी बाकी बिजनेस तो जब डूबते हैं तो सारा ही डूब जाता है काम। उसने एक फैक्ट्री है, उसमें 30 लाख का बिजली का कनेक्शन है, वो ज़ीरो, जो वायरिंग हुई है ज़ीरो। आप लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि यार ये वायरिंग निकाल लो और बेच लो। बहुत सारी चीज़ें पाइपें ज़मीन के नीचे डली होती हैं, ज़ीरो। फैक्ट्री अगर चले तो क्या ही बात है, ना चले तो मशीनरी 25% पे भी नहीं बिकती। अच्छा, मैंने जो ये बिज़नेस चेंज किया था वो इस वजह से नहीं किया था कि मेरा प्रॉफिटेबल नहीं था बिज़नेस। मैं टेक्सटाइल के बिज़नेस में था, इट वाज अ वेरी गुड, वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस। मैं टेक्सटाइल मशीनरी में भी था, और ये जो हमारा अपना ब्रांड था कंपनी का, अपने नाम से हम एक्सपोर्ट करते थे। मुझे थोड़े से 2005 के करीब हेल्थ इश्यूज़ आए, जिसकी वजह से मुझे 12-15 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये मेरा थायराइड ग्लैंड्स का एक ऑपरेशन होता है, वो मेरा हुआ। तो वहाँ से जब मैं वापस आया हॉस्पिटल से, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि यार मैंने एक फ़ैसला किया है। तो मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा कि हम जो है ना, जो हमारा टेक्सटाइल का सेटअप है, इसको हम बंद कर देंगे। तो वक्ती तौर पे तो मेरा दिल साथ ऊपर नीचे होना शुरू हो गया कि यार इतनी मेहनत की, 12-13 साल लगाए हैं, एक बिज़नेस खड़ा है और अच्छे पैसे भी दे रहा है। मैंने पूछा जी क्यों? उन्होंने कहा यार देखो, अगर तुम्हारी हेल्थ की क्वालिटी ख़राब हो जाए, तुम्हारी फैमिली के साथ तुम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, रात को 1-1 बजे तुम्हें फैक्ट्री बाज़ दफ़ा शिपमेंट्स को चेक करने जाना पड़ता है, हर वक्त काम करना पड़ता है। तो ये तुम्हें अल्लाह ने एक आसान तरीका दिया हुआ है पैसे कमाने का, इसी से पैसे कमा के हमने फैक्ट्री लगाई थी, और अब भी हम अपनी टर्म्स पे इसको आराम से बंद करेंगे, और अपना वापस सरमाया निकाल के तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आराम से 2-3 घंटे काम करो, और उसके बाद रिलैक्स करो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो टेंशन्स जब मैंने ठंडे दिमाग से इस चीज़ को देखा, वक्ती तौर पे मुझे ये फ़ैसला अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये अल्लाह का हम पे एक शुक्र भी था, शायद मेरा ख्याल है वालिदैन की बात मानने से मदद नेचर करती है, कि वो जब हमने ये फ़ैसला लिया तो उसके बाद बिजली के दाम और ख़ास तौर पे लोड शेडिंग इतनी बढ़ी कि जो मीडियम साइज़ इंडस्ट्री थी उसकी कमर टूट गई। तो हमने तो अच्छे रेट्स के ऊपर इसको, हालांकि इसमें हमारी कोई विजडम नहीं थी, डिस्पोज कर लिया। बाकी जो लोग हैं उनको उसमें भी बड़े शदीद लॉसेस हुए, जो हमारे साथ फैक्ट्रियाँ, और वो आज तक लोग ये कहते हैं कि आप लोगों को पहले पता था, अब हमें भी बता देते हैं। हमने कहा नहीं, हमें कोई पता नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से फैसला हुआ था। अच्छा, इस दोनों में रिस्क आप किस में ज़्यादा देखते हैं? सर, टेक्सटाइल में। मैं एक बात आपको बताऊं किस तरह आपकी शिपमेंट में ज़रा बराबर आपके साइज़ में या किसी चीज़ में फ़र्क आ जाए। मुझे बड़ा अच्छा, नवीना ग्रुप वाले बड़े दोस्त हैं मेरे, तो एक दिन बैठे हुए थे, तो ऐसे ही टेंशन पे बात हो रही थी। कहा भाई अगर आपकी शिपमेंट ख़राब हो जाए तो कल का अखबार है। अब मुझे बताएं कल का अखबार कौन ख़रीदता है? कबाड़िया, रद्दी वाला, तोल के। आपकी जो $4 की, $5 की टी शर्ट है, वो 40 रुपये की और 30 रुपये की कबाड़िया उठाता है अगर आपकी शिपमेंट रिजेक्ट हो जाए। तो मुझे आप बताएं, उसमें एक शिपमेंट में फैक्ट्री उड़ जाती है, टर्नओवर बेतहाशा हाई है, डेडलाइंस को आपने मीट करना है, बिजली आए ना आए, गैस जब चाहें बंद कर दें, जब चाहें बढ़ा दें। सर, इतनी उसके अंदर
मतलब मैं आपको बताऊं, पैसा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा, आज भी पैसा है, मुश्किलात बहुत है। अच्छा, लास्ट पे एक क्वेश्चन बताएं कि एक बंदे के पास कितनी इन्वेस्टमेंट हो कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे और फिर उसे कोई बाकी और काम ना करना पड़े, इसी से वो अर्निंग कर रहे अपना घर का खर्चे अखराजात पूरे कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं हर आने वाले को, आप भी आना चाहें, हमारे जो सुनने वाले दोस्त आना चाहें, तो मैं उन्हें कहूँगा कि सबसे पहले अपना स्किल लेवल एनहेंस करें। मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार अपनी 2-3 महीने की तनख्वाह से तुम इकट्ठी करो, 1 लाख से ज़्यादा जब जितनी भी बन जाती है, फर्ज करें कोई 2 लाख रुपये महीना कर रहा है तो उसको 4-5 लाख से आ जाए, कोई हर्ज नहीं है। जिसकी सैलरी है, जिसकी सैलरी 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख मिनिमम है। देखिए 1 लाख से स्टार्ट करना चाहिए, आराम से सुकून में रहें, जेहन में ये सोचें। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार मैंने आईफोन लिया, आजकल तो खैर आईफोन भी 3-3.5 लाख का आ रहा है, सुनने में आया है कि मैंने आईफोन लिया और मैं बाहर निकला फीस सेंटर से और बंदा मेरे से छीन के चला गया। मगर पहले तो ये कि तुम रात को सो आराम से, कहोगे ना क्या यार, समझो 1 लाख के बच्चों को हॉलीडेज़ करा दी मैंने, मरी ले गया था, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि मैंने लाख से लाख कैसे बनाना है। पहले सिनेरियो क्यों, वो मैं बात इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता इसमें नुकसान ही होना है। आपको ज़हन सुकून में जब होता है ना, जब पैनिक नहीं होते आप, तो आपके फैसले बेहतर हो जाते हैं, अच्छे फैसले होते हैं। बिल्कुल, आप आराम से इस काम को टेस्ट करें। मेरा ये मानना है हर आदमी जो 1 लाख रुपया रखता है ना, उसको ये काम ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब उसने 1 लाख पर ही रहना है, 1 करोड़ पर जाना है, या 1 लाख का भी नहीं करना और हमेशा के लिए तौबा करनी है, ये उसको 2-3 महीने इसके साथ अच्छी तरह अपनी प्ले करके, आर्म रेसलिंग करके उसको ये कंक्लूजन निकालना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, एक वीडियो भी है जो मेरी अपनी इस प्रोग्राम में है कि जी सैलरी कैसे आपने स्टॉक मार्केट से लेनी है। तो वो मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपकी बड़ी अमाउंट है तो आप 1% मंथली विड्रॉ कर लें, तो आपका पोर्टफोलियो भी डैमेज नहीं होता। यानी घर का 5 लाख वाला 5,000 निकाल सकता है, 5 करोड़ वाला 5 लाख निकाल सकता है महीने के। 5 लाख निकाले तो वो बढ़ेगा कैसे फिर? नहीं, वो तो मिनिमम नहीं होना है। नहीं, अब 5,000 5 लाख वाला निकालेगा ना, बाकी पैसा तो 5,000 हर महीने निकाल रहा है ना, बाकी पैसा तो अंदर लगा हुआ है, तो वो उसमें उसको डिविडेंड भी आने हैं, उसको डिविडेंड आ जाएंगे। डिविडेंड से तकरीबन 7-8% तक तो आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाती है। अच्छा, डिविडेंड के साथ आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, मौका बीच में, कि जब प्राइस ऊपर नीचे आती है, कुछ लोग हैं वो चंद मखसूस शेयरों में प्ले करते हैं, इस प्राइस पे आता है ले लेते हैं, ऊपर जाता है बेच देते हैं, फिर आता है ले लेते हैं, तो वो साल में आपको 5, 7, 8, 10 मौके मिल जाए ना उसमें से निकलने और लेने के, या पार्शली उसको बेचने और ख़रीदने के, तो वो 25-30% तक मैनेजेबल है रेगुलर। और अगर अच्छा हाथ लग जाए तो आप इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। और खुदा ना खास्ता बुरे साल हों तो आम कन्वेंशनल बिजनेस की तरह कुछ भी नहीं आता, बाज़ दफ़ा माइनस में भी साल जाते हैं। मैं ये कहूँ कि माइनस में नहीं जाते, तो ये एक गलत जवाब होगा। जाते हैं माइनस, और वो किस बिजनेस में? हर बिजनेस में है। ये मेरा सवाल है। देखिए, हमारा जो टॉपिक था वो था कि कन्वेंशनल बिजनेस से स्टॉक का बिजनेस कैसे, मुझे ये लगता है ये आसान है, और आपका लाइफस्टाइल भी तो बड़ा इसी वजह से इतना चिल हुआ पड़ा, इसी वजह से चिल हुआ पड़ा सर। जी, चलें जवाद साहब, बहुत थैंक यू। आज हमने बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की इसके ऊपर कि कन्वेंशनल बिजनेस और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे सर आपको क्लोज करने से पहले मैं एक मैसेज व्यूअर्स के आपको देना चाहूँगा, आपकी इजाज़त से। जी जी। देखिए सर, हमारे ये सारे प्रोग्राम बनाने का, रैबर का भी जो चैनल है और मेरा भी मकसद सिर्फ एक है, अवेयरनेस फैलाना। हम किसी स्कैम का हिस्सा नहीं है, हम बिल्कुल किसी को मशवरा नहीं देते कि अपनी कोई प्रॉपर्टी को पैसा बेचकर वो अंधाधुंध स्टॉक मार्केट में आ जाए। ना हम आप लोगों को इलोर कर रहे हैं कि जी आप सब कुछ छोड़ के, तो बस ये एक ऐसी जगह है कि आप वो जिस तरह वो होता है, कोई स्कैम होता है या कोई फ्रॉड होता है। आप पूरे ध्यान से हमारे प्रोग्राम देखें, आप हकीकत को खुद समझने और परखने की कोशिश करें। अगर आपका दिल करता है तो एक लिमिटेड अमाउंट से आप स्टार्ट लें, अपने रिस्क को मैनेज करें, अगर अच्छा लगे तो बढ़ाएं, बाकी अगर चंद हज़ार रुपए का नुकसान हो जाता है तो मैं समझता हूँ तजर्बा वर्थ इट करना। ये मेरा एक फ़ाइनल इस पे वर्डिक्ट था। अब ओवर टू सर आबिद साहब। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने जवाद साहब को सुना, इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू करें और लर्निंग करें। देखिए, आप दुनिया में कोई भी बिज़नेस करना चाहेंगे तो आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको लर्निंग की एक कॉस्ट भी मैनेज करना पड़ेगी।
तो आप उस 1 लाख को इस स्टॉक मार्केट के बिज़नेस को समझने की लर्निंग को समझते हुए काम को शुरू कर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।